नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कोल्हान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 माइनर हिस्ट्री में यूनिट 2 में 4 टॉपिक को जोड़ा गया है, जिसमें है गांधार शैली, मथुरा शैली, चोल ब्रॉन्ज स्कल्पचर और टेराकोटा आर्ट। हम लोग जो है हर टॉपिक पे एक एक दिन डिस्कस करेंगे, एक साथ चारों को नहीं करेंगे क्योंकि ये चारों भी बहुत बड़े टॉपिक्स है, तो एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। अ, वैसे तो हम बना देंगे वीडियो, पर वो बहुत लंबा बन जाएगा, फिर वो बोरिंग हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम लोग एक वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक को ही कवर करने वाले हैं। तो और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गांधार कला शैली, यानी कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। ये जो टॉपिक है ये इतिहास का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है। मैं इसे इंटरेस्टिंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये दो महान सभ्यताओं के मिलन की कहानी है। कैसे? एक तरफ थी भारतीय आध्यात्मिकता यानी कि इंडियन स्पिरिचुअलिटी, और दूसरी तरफ थी यूनानी सुंदरता यानी कि ग्रीक एस्थेटिक। आजकल एस्थेटिक के नाम पे बहुत चल रहा है। फिर आते हैं टॉपिक पे। जब ये दोनों मिले तो जिस कला का जन्म हुआ उसे हम कहते हैं गांधार कला शैली, यानी कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। आज जो है हम लोग जानेंगे कि भगवान बुद्ध जो कि भारतीय थे, उनकी मूर्तियाँ यूनानी देवता अपोलो जैसी क्यों दिखने लगी थी। तो चलिए सबसे पहले इसकी भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बात करते हैं कि कैसे हुआ। इसके लिए सबसे पहले नक्शे को दिमाग में लाते हैं। गांधार आज कहाँ है? यह आज के उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि पेशवार वैली और अफगानिस्तान के इलाके में है। उस जमाने में ये सिल्क रोड का चौराहा था, यानी कि इधर ही से जो सिल्क का व्यापार होता था वो इसी रूट से होके होता था। अब थोड़े इतिहास की ओर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत के इस हिस्से पर कई विदेशी आक्रमणकारी आए। सबसे पहले आए यूनानी, जिन्हें इंडो ग्रीक्स भी कहते हैं। फिर आए हैं शक, और फिर आए कुषाण। गांधार कला का असली विकास कुषाण काल में हुआ और इसका सबसे बड़ा संरक्षक था सम्राट कनिष्क। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प माहौल था क्योंकि यहाँ धर्म था बौद्ध का, बौद्ध धर्म, और लेकिन कलाकार जो थे वो थे यूनानी या फिर रोमन या फिर उनसे सीखे हुए लोग। तो उन्होंने सोचा कि हमें बुद्ध की मूर्ति बनानी है। वैसे तो बुद्ध का विचार तो भारतीय है, लेकिन मूर्ति बनाने का तरीका हम वो इस्तेमाल करेंगे जो हम यूनान से लाए हैं। इसीलिए गांधार कला को इंडो ग्रीक आर्ट यानी कि हिंद यूनानी कला या फिर ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में आपको ग्रीको बुद्धिस्ट शब्द आए तो कंफ्यूज मत होना, ये गांधार कला ही है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। अगर आपको गांधार की मूर्ति पहचाननी हो तो आप कैसे पहचानेंगे? इसकी 5 मुख्य विशेषताएं हैं। इसे पॉइंट्स में आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला है यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म। गांधार कला की सबसे बड़ी पहचान है यथार्थवाद। ये रियल टॉपिक्स पे इनकी आर्ट होती है। कलाकार ने बुद्ध को एक आदर्श भगवान की तरह नहीं बल्कि एक सुंदर राजकुमार या इंसान की तरह दिखाया है। उनके शरीर की बनावट बिल्कुल सटीक है, मसल्स भी दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई असली इंसान खड़ा है। दूसरा है यूनानी देवता यानी कि अपोलो का प्रभाव। बुद्ध का चेहरा जो है वो शांत है, लेकिन वो भारतीय तपस्वी जैसे कम और यूनानी देवता अपोलो जैसे ज़्यादा लगते हैं। क्यों? उनके बाल जो है घुंघराले और लहरदार है और ऊपर बंधे हुए हैं। उनकी नाक तीखी और सीधी है और चेहरा जो है अंडाकार और बहुत सुंदर है। तीसरा है हमारा कपड़ों की सिलवटें। यह गांधार कला का सिग्नेचर स्टाइल है। बुद्ध ने जो वस्त्र पहने हैं वो बहुत भारी दिखाए गए हैं, ऐसा लगता है जैसे रोमन टोगा पहना हो। कपड़ों की सिलवटें बहुत गहरी और साफ है। मूर्ति में कपड़े के नीचे का शरीर का आकार भी दिखता है। यह जो है ये यूनानी प्रभाव है। भारतीय कला में कपड़े इतने भारी नहीं होते थे।
चौथा है आभूषण और शारीरिक सौंदर्य। जब वे बोधिसत्व की मूर्ति बनाते थे, जैसे कि मैत्रेय, तो उन्हें राजा की तरह सजाते थे। बड़ी बड़ी मूछें, पगड़ी, भारी गहने और गठीला बदन। उन्होंने बुद्ध को कभी कभी बहुत कमजोर भी दिखाया है। जहाँ उनकी पसलियाँ दिख रही है, यह दुख और तपस्या का यथार्थवादी चित्रण था। और पांचवा है सामग्री। शुरुआत में गंधार की मूर्तियाँ काले स्लेटी पत्थर से बनती थी। बाद में यानी तीसरी या चौथी सदी में उन्होंने चूना प्लास्टर का इस्तेमाल शुरू किया, क्योंकि ये सस्ता और आसान था। अब सवाल ये है कि वे बनाते क्या थे। गंधार कला की तकनीक विदेशी थी, लेकिन आत्मा भारतीय थी। विषय जो है वो पूरी तरीके से बुद्धिस्ट था, यानी कि बौद्ध था। सबसे पहला जो बनाते थे वो थे बुद्ध का जीवन, यानी माया देवी का सपना, बुद्ध का जन्म, महाभिषनिक्रमण यानी घर छोड़ना, और मार विजय। इन कहानियों को पत्थरों पर उकेरा गया। दूसरा था जातक कथाएं, यानी बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ। और तीसरा था बोधिसत्व, यानी कि खासकर मैत्रेय यानी भविष्य के बुद्ध जो थे, उनकी मूर्तियाँ बनी। गांधार के कलाकारों ने पहली बार बुद्ध को मानव रूप में पूजा जाना शुरू करवाया। इसके बाद जो है इसके पहले जो है बुद्ध को सिर्फ प्रतीकों जैसे कि कमल, स्तूप या फिर पद चिन्ह से ही दिखाया जाता था। और अब जो आज का लास्ट पॉइंट है वो है पतन और निष्कर्ष। हर अच्छी चीज का अंत होता है। 5वीं शताब्दी आते आते हुनों के आक्रमण हुए। उन्होंने गांधार के समृद्ध मठों और स्तूपों को जो है नष्ट कर दिया। तक्षशिला जल गया और धीरे धीरे ये महान कला शैली विलुप्त हो गई। लेकिन इसका प्रभाव खत्म नहीं हुआ। गांधार कला ने ही चीन, कोरिया और जापान में बुद्ध की मूर्ति बनाने का तरीका सिखाया। अभी कुछ साल पहले 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान ने जिन विशाल बामियान बुद्ध को उड़ा दिया था, वे इसी गांधार शैली के सबसे बड़े उदाहरण थे। तो दोस्तों, गांधार कला जो है इतिहास का वो सबूत है जो बताता है कि भारत कभी बंद कमरे में नहीं रहा। हमने दुनिया से सीखा भी और दुनिया को सिखाया भी। यह ग्लोबलाइजेशन का सबसे पुराना उदाहरण है। जब आप उत्तर लिखेंगे तो कनिक्स, ग्रे सिस्ट स्टोन, यथार्थवाद और अपोलो जैसे शब्दों का अंडरलाइन जरूर करना है। आशा है कि अब आप गांधार कला को कभी नहीं भूलेंगे। अगले लेक्चर में जो है हम मथुरा शैली के बारे में बात करने वाले हैं। तो तब तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।